इस वक्त प्रशासन शासन जो है वो नपुंसक हो चुका है। पहले 25 दिन पहले मुझे ओखला के विधायक साहब ने अपने मोबाइल में दिखाए थे कि हमारे पास ये हैं, तो मैंने कहा मुझे दीजिए, नहीं दिए थे उन्होंने मुझे। जब मोबाइल कीचड़ में फेंक दिया था तो पुलिस वालों के पास सही सलामत मोबाइल कैसे आया और पूरा फॉर्मेट मार दिया, कीचड़ ने फॉर्मेट भी मार दिया। अरे भारत का अज्ञानी प्रधानमंत्री है, वो खुद करेक्टर लैस हो जो शादीशुदा हो के कहे मैं कुंवारा हूँ, छड़ा हूँ और ना मालूम कितनी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका हो, उस पार्टी का क्या होगा? तो राम भरोसे ही चलेगी। दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी में 55% बलात्कारी बैठे हुए हैं, लेकिन राबिया सैफी की खुशकिस्मती ये कि आज भी राबिया सैफी के साथ पूरा का पूरा हिंदू समाज खड़ा है। आप जाके देखिए, पूरा महल्ला उसके साथ खड़ा हुआ है। आखिरी फांसी भारत के खुद लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि यहाँ पर रेप भी होता था। योगी को कि मैं पैसा नहीं दूंगा इलेक्शन में, वो पैसा मांग रहा था, कैसे उसको टपका दिया। तो उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ विकास दुबे जैसे गुंडे आतंकी लोग हैं, अदरवाइज वहाँ कोई विकास नहीं। तो एक एक करके सब पे हमला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अब से 700 के लगभग पंडितों को मार दिया गया। अभी लेकर रहे थे तो राबिया सैफी चुग्गा बनी है। राबिया सैफी अगर एक्सपोज न करती तो शायद वो जिंदा रहती। पढ़े लिखे नौजवान थे, उनको उठा उठा के पकड़ा, फिर इन्होंने मदरसों को टारगेट करा, फिर इन्होंने मस्जिदों को टारगेट करा, फिर कलाम पाक को टारगेट करा, फिर रसूल पाक को टारगेट करा। अब इन्होंने RSS वालों ने सोचा कि मुसलमान से बड़ी बेगैरत कौम तो है ही नहीं, हम कुछ भी करें तो बोलते ही नहीं। RSS की सरकार को अगर आप नहीं खदेड़ेंगे तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। मनीष गुप्ता को कौन था? वो बीजेपी में था। अभी उसने बेचारे ने भगवा जैकेट पहनी थी, किसी ने कहा भगवा जैकेट पहन ले, बुलेट प्रूफ से ज्यादा बुलेट प्रूफ होगी। क्या हुआ? तीसरे दिन मर गया। कौन सा आप प्रचार कर रहे हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आपने सब ज्यादा हिंदुओं की ले रखी चल रहा है। आप देखो मनीषा वाल्मीकि को किसने मारा था? ठाकुरों ने मारा था। अरे योगी के रिश्तेदारों ने मारा था। 12 ठाकुरों के खानदान थे, योगी के खानदान थे, तभी तो योगी बावला हो गया था, बचाता फिर रहा था। घंटा गोला बाबा हमेशा शक के दायरे में रहे, ये गुफा की नाजायज औलाद है, इनका तो रास्ता मठ की तरफ जाता है। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। शुक्रिया गौरव। आज हम लोग बात करेंगे हाथरस केस को 1 साल हो गया लमसम। कल उसके लिए प्रदर्शन किया गया और उनके वकील जो सीमा कुशवाहा हैं, जो कि निर्भया की भी वकील थी, उनके ऊपर जान का खतरा भी है। ठीक है। और दूसरा राबिया का मुद्दा आप देख ही रहे हैं, दिल्ली केस का, संगम विहार का जो केस है, उसमें जो है अभी तक 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है और अमन रिजवी जी उनके घर लगातार जा रही हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और लगातार आवाज़ को उठा रही हैं। हाथरस केस में भी हमने देखा किस तरीके से DM प्रशासन ने साफ तौर पर परिवार को धमकाया, डराया और कहा कि केस बंद कर दिया जाए, और आज उनके घर के हालात क्या हैं? 1 साल हो गए हैं। वहीं राबिया के केस भी हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। हम अमन रिजवी से जानना चाहेंगे कि ऐसा भारत में क्यों हो रहा है। मैम, महिलाओं के मामले में आप देख रहे हैं लगातार उनके संगम विहार भी आप जा रहे हैं, क्या आपको प्रशासन किस अवस्था में दिख रहा है भारत में? इस वक्त प्रशासन शासन जो है वो नपुंसक हो चुका है, बिल्कुल मफलूज हो गया, नपुंसक हो गया। और विडम्बना ये है कि जब भी किसी महिला पे कोई अत्याचार होता है तो जिस पर अत्याचार होता है पुलिस वाले वहीं पर डराते धमकाते और उनको टॉर्चर करते नज़र आते हैं। चाहे आप हाथरस में मनीषा वाल्मीकि देख लीजिए, चाहे आप वो दिल्ली कैंट वाला मामला देख लीजिए जहाँ 9 साल की बच्ची का गैंग रेप करके पुजारी ने मारा था, पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बाद अभी वाला मामला ठंडा नहीं हुआ। अब आप देखिए कि सेल्फ डिफेंस में जो राबिया सैफी काम करती थी, किस तरह उसके साथ दरिंदगी करी गई। और इस दरिंदगी में यहाँ के भारत, ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब हैं, ये हैं मामू जान की। ये बात आपको याद होगी, मामू जान ने एक कहा था कि हम मेट्रो में जो है वो मार्शल देंगे, अगर आप लोगों को याद हो, या कि हम महिलाओं के लिए देंगे। तो वो मार्शल कौन था? हम लोगों ने स्टडी नहीं करा। वो मार्शल का मतलब था सेल्फ डिफेंस। वो सेल्फ डिफेंस का गठन करा गया और सेल्फ डिफेंस में मामू जान ने ये भी बोला था कि अगर ऑन दी ड्यूटी कोई मार्शल मारा जाता है या कोई सेल्फ डिफेंस वाला मारा जाता है तो हम 1 करोड़ रुपये भी देंगे। तो ना तो राबिया सैफी को 1 करोड़ मिला, ना केजरीवाल मामू जान साहब वहाँ गए, ना हमारे जो ओखला के खलीफा हैं अमानत साहब जो वक्फ बोर्ड के भी चेयरपर्सन हैं, ना ये गए। ये तबरेज में पहुँच गए दौड़कर, ये वहाँ पर पहुँच गए मेवा विधायक जो है। हाँ, हमारे विधायक जो हैं, हम विधायक नहीं मान रहे उनको, आप विधायक हैं, आप पार्टी की चली रही है, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, आप हमारे करता धरता है, मुसलमानों के करता धरता है। आप फूटी कौड़ी नहीं लेकर गए वहाँ पर, क्यों नहीं लेकर गए? यानी मिलने गए थे वो? ना मिलने गए, ना कोई फूटी कौड़ी थी। तो यहाँ से तमाम के तमाम शक के दायरे में आते हैं कि राबिया सैफी को मारने वाली ये दिल्ली सरकार है, राबिया सैफी को मारने वाला ये शासन प्रशासन है। दिल्ली पुलिस ने इसमें कुछ नहीं करा। दिल्ली पुलिस ने तो उल्टा वहाँ का जो मेहरा था, आप देखो मेहरा को जैसे उठाया जाता है 25 तारीख में, तो मोहरा बना के किसको यूज़ करा गया? निजामुद्दीन को। तो ये मेहरा पे कार्रवाई हुई थी, दिल्ली पुलिस ने छापामारी
तैयारी करी थी और एसडीएम के घर से लाखों रुपए की बरामदगी हुई थी, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करा गया। 25 में छापा पड़ता है, 26 में राबिया सैफी को उठाकर कत्ल कर दिया जाता है। किस वक्त? जब वो ऑन ड्यूटी थी। वो घर जाती है, घर पे से आते वक्त वो गायब हो जाती है। उसकी वालदा लगातार ऑफिस फोन करती हैं। एक लड़की ज्योति है जो कहती है कि हाँ, राबिया सैफी से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि वो एसडीएम के साथ काम करती थी, उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी थी। तो क्या पुलिस ने एसडीएम से बात करी? क्या पुलिस ने ज्योति से बात करी? उल्टा राबिया सैफी की डेड बॉडी को नामालूम किस तरह, किन सूत्रों द्वारा हरियाणा में जाकर फिकवा दिया जाता है कि भाई हरियाणा में करके 2 स्टेट में लड़ाई करवा देंगे, क्योंकि इनको ये भी पता था कि राबिया सैफी एक निहायती गरीब परिवार से आती है, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। उनकी माँ ने कितनी बार इंटरव्यूज में बोला कि मैं झाड़ू पोछा करती थी ताकि मेरी बेटी एक कामयाब ऑफिसर बन जाए। राबिया सैफी तो तैयारी कर रही थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वो खुद भी पढ़ती थी। आप राबिया सैफी के घर जाके देखिए, उसके कमरे में मोटी मोटी किताबें हैं। तो राबिया सैफी एक झाड़ू के तिनके जैसे आदमी से क्यों निकाह करेगी और बताकर क्यों नहीं करेगी, और वो झाड़ू का तिनका राबिया सैफी को अकेले कैसे कत्ल कर देगा? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिससे शासन प्रशासन पूरे के पूरे शक के दायरे में आता है। आप कह रहे हैं कि प्रशासन शक के दायरे में आता है, तो वहीं सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाई है केजरीवाल की तरफ से, चाहे केंद्र की सरकार की तरफ से? नहीं, कोई नहीं मदद मिल पाई। आप ये देखिए, जब ये दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप कांड हुआ था, दलित बच्ची का रेप कांड हुआ था, तो पूरा का पूरी पार्टियां वहां जा जाकर अपने अपने खोल रही थी। क्या राबिया सैफी के घर कोई आया? क्यों नहीं आया? क्या राबिया सैफी मुसलमान थी इसलिए नहीं आया? कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता गए थे, बीजेपी वाले गए थे, आप पार्टी वाले गए थे, तमाम लोग गए थे। क्यों? क्या वो रेप कांड के अमेरिका ने करवाया था और ये रेप कांड भारत में हो इसलिए ये लोग नहीं आए? क्यों गए थे? ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। वो रेप कांड भी तो भारत के दिल्ली के लोगों ने ही करा था, किसी न किसी ने करा था। तो तमाम पार्टीज वहां जाके अपना आप को क्यों चमका रही थी? अमेरिका ने नहीं कराया था, यही हुआ था। यहाँ पर राबिया सैफी मुसलमान है, आप इसलिए नहीं जा रहे। लेकिन राबिया सैफी की खुशकिस्मती ये कि आज भी राबिया सैफी के साथ पूरा का पूरा हिंदू समाज खड़ा है। आप जाके देखिए, पूरा महल्ला उसके साथ खड़ा हुआ है। आप बता रहे हैं कि वो लोग वहाँ गए, दलित की जो घटना घटी, लेकिन संगम विहार नहीं गए, तो क्या कारण लग रहा है, क्यों वहाँ गए और यहाँ क्यों नहीं आए? वहाँ पर इसलिए गए कि वहाँ पर वाकई ही पुजारी ने गैंग रेप करा था। वहाँ पर किसी दूसरे ने नहीं करा था। लेकिन राबिया सैफी के यहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि इस हम्माम में तमाम के तमाम नंगे हैं। ये राबिया को जो कत्ल करवाया गया वो दिल्ली सरकार ने करवाया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया, और तमाम के तमाम मुद्दों से उलझाने के लिए, क्योंकि तमाम उगाई ये दिल्ली सरकार के खाते में जा रही थी। आप लॉकडाउन में देखो, लोगों पे 1-1 लाख का चालान हुआ, दुकानों पे 2-2 लाख का चालान हुआ। वो चालान का पैसा तमाम का तमाम पार्टनरशिप पे जा रहा था, सरकार को भी मिल रहा था, एसडीएम भी खा रहा था, तमाम ये जितने सेल्फ डिफेंस में थे ये भी खा रहे थे। फर्जी मास्क के चालान हुए 2-2 हज़ार रुपए के, कहाँ गया वो पैसा? तो राबिया सैफी को ये वाली बात पता चल गई थी कि जो उगाई का अंधा बिजनेस चल रहा है ये फ्रॉड है। और राबिया सैफी ने हर वीडियो कैप्चर करती थी कि हम यहाँ पर आए, हमने इतने का चालान करा, हमने इतने का चालान करा। सैकड़ों वीडियो मेरे पास है ऐसे जो राबिया सैफी की फैमिली ने दी हैं। तो बस वहीं से इन लोगों को शक हुआ कि अगर राबिया सैफी हमारे साथ बनी रही तो हमारा भांडा फूट जाएगा और एसडीएम चला जाएगा। उसके बावजूद भी राबिया सैफी ने ये वाली बात लीक कर दी, एसडीएम के घर छापा पड़ा और अगले ही दिन राबिया सैफी को बर्बरता से कत्ल करवा दिया गया। मैम, देखा गया कि प्रशासन एक तरफ हट जाता है, सरकार एक तरफ हट जाती है, तो ऐसे में न्याय की कितनी उम्मीद दिखती है और क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा ऐसे? न्याय तो मिल पाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन का नाम न्याय नहीं है। न्याय हमें संविधान के थ्रू मिलता है, न्याय हमें अपने जुडिशरी सिस्टम के थ्रू मिलता है। अगर हम लोग आज भी सड़कों पर ये सोच कर आ जाएं कि राबिया सैफी तेरी मेरी नहीं, हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी, आप यकीन जानिए इसको इंसाफ मिलेगा। और अभी भी देखिए माशाल्लाह पूरे भारत में राबिया सैफी के लिए आवाज़ें बुलंद हैं। 10 दिन बाद जब इस सरकार ने देखा कि राबिया सैफी हर तरफ निर्भया से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और लोग हमदर्दी कर रहे हैं, तो इन्होंने उसका मोबाइल कैप्चर करा। मोबाइल कैप्चर करने के बाद राबिया सैफी की वीडियो एडिट करी, जबकि खुद निज़ाम नाम का जो झाड़ू का तिनका वो ये कह रहा है मैंने राबिया सैफी का मोबाइल कीचड़ में फेंक दिया था। अब आप बताओ, कोई मोबाइल आप कीचड़ में फेंक के दिखाओ, क्या मोबाइल सही सलामत रहता है? जब मोबाइल कीचड़ में फेंक दिया था तो पुलिस वालों के पास सही सलामत मोबाइल कैसे आया? और पूरा फॉर्मेट मार दिया, कीचड़ ने फॉर्मेट भी मार दिया। तो यहाँ पर तमाम के उसके बाद फोटोज वायरल हो जाना, फोटो वायरल हो जाना। ये फोटो मैंने 20 दिन पहले 25 दिन पहले मुझे ओखला के विधायक साहब ने अपने मोबाइल में दिखाए थे कि हमारे पास ये हैं, तो मैंने कहा मुझे दीजिए, नहीं दिए थे उन्होंने मुझे। तो ये तमाम का तमाम आप पार्टी ने घपड़ घोटाला कराए, मामू जान इसमें दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो एक हराम की दौलत मिल रही थी मास्क के नाम पर, चालान के नाम पर। आप ये देखिए कि जब ये लॉकडाउन लगा था बहुत सारी मार्केट ऐसी थी जो खुल रही थी और पुलिस ये जो जितने ये सेल्फ डिफेंस वाले हैं
ये वहाँ पर उगाई कर रहे थे। हमारे ओखला में तो इन्होंने चिड़िया का बच्चा नहीं खोलने दिया, पूरी मार्केट बंद रही। जिसने दुकान खोलने की गलती की 2-2 लाख के चालान ठोक दिए थे। तो फिर दिल्ली की मार्केटें क्यों खुल रही थी? कौन वो लोग थे जो खोल रहे थे? तो यानी वहाँ पर पैसा चल रहा था। त्रिलोकपुरी की मार्केट मैंने खुद देखी। मैं जब वहाँ पर एम्स के बाहर खाना बांट रही थी लॉकडाउन में और दूसरे अस्पताल में बांट रही थी, तो मेरे डिस्पोजल खत्म हो गए। अब मैंने लोगों से पूछा डिस्पोजल बर्तन कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा त्रिलोकपुरी में मिलेंगे। मैं त्रिलोकपुरी की मार्केट जाती हूँ, बाहर से बैरिकेटिंग होती है, अंदर बंद। तो मैंने फिर कहा तो बंद है, कह रहे नहीं मैडम अंदर जाओ पूरी खुली है। बाखुदा अंदर पूरी मार्केट खुली हुई थी। लॉकडाउन के अंदर आपको बता रही हूँ, अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई, पूरी की पूरी मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई, 2 मिनट की वीडियो बनाई। मेरे पीछे वहाँ पर औरतें भी लगे, चुप कैसे बनाई वो मैंने चैनल में भेज दी। तो वो मार्केट किसके संरक्षण में चल रही थी? मामू जान के संरक्षण में चल रही थी। कौन उसको ऑपरेट कर रहा था, उगाई कर रहा था? ये सेल्फ डिफेंस वाले कर रहे थे। तो राबिया सैफी चुग्गा बनी है। राबिया सैफी अगर एक्सपोज ना करती तो शायद वो जिंदा रहती। वहीं अगर हम बात करें हाथरस केस को भी लमसम 1 साल हुआ। कल प्रोटेस्ट किया गया, दिल्ली में भी तमाम जगहों पर भी किया गया। उसके परिवार की घर पर जो है कूड़ा फेंका जा रहा है सीआरपी मतलब सिक्योरिटी होने के बावजूद। तो क्या लगता है कि और एक तरफ योगी जी कह रहे हैं हम मिशन शक्ति चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो योगी जी का आपको चरित्र कैसा लग रहा है इस मामले में? देखो फैंटा गोला बाबा हमेशा शक के दायरे में रहे। ये गुफा की नाजायज औलाद है, इनका तो रास्ता मठ की तरफ जाता है। तो बेवकूफ़ थे उत्तर प्रदेश वाले के जिनको पार्लियामेंट में घुसा दिया। हमारे साथ विडम्बना ये रही कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान तो जेल में जा रहे हैं और जितने ये फैंटा कोला हैं, फर्जी ढोंगी बाबा हैं, इनको पार्लियामेंट में घुसाया जा रहा है। तो जब इस तरह के लोग आएंगे तो यही होगा। शक्ति बढ़ा रहे हैं, बेशक शक्ति बढ़ा रहे हैं। शक्ति क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि आप जैसे लोगों की शक्ति खत्म कर सकें, युवाओं की शक्ति खत्म कर सकें, मीडिया की शक्ति खत्म कर सकें, औरतों पर अत्याचार बढ़ा सकें। और यही चल रहा है। आप देखो मनीषा वाल्मीकि को किसने मारा था? ठाकुरों ने मारा था। अरे योगी के रिश्तेदारों ने मारा था। 12 ठाकुरों के खानदान थे, योगी के खानदान थे, तभी तो योगी बावला हो गया था, बचाता फिर रहा था। आप देखिए किस तरह मनीषा वाल्मीकि को दादागिरी से रात के 2:30 बजे जला दिया था। किसने जलाया था? उत्तर प्रदेश की वर्दी वाली गुंडी पुलिस ने जलाया था। पेट्रोल डाल के जला दिया था। तब के हिंदू रीति रिवाज में मगरिब के बाद, दिन ढलने के बाद कोई अर्थी नहीं जलती है। क्यों जलाया था? आप हिंदू मजहब को नहीं मानते आप? फिर कौन सा आप प्रचार कर रहे हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आपने सब ज्यादा हिंदुओं की ले रखी है, सब ज्यादा आप हिंदुओं को मार रहे हो। आप अभी देखो, अभी मरा है वो, आप देखो गोरखपुर में कैसे मरा है मनीष गुप्ता को। कौन था वो? बीजेपी में था। अभी उसने बेचारे ने भगवा जैकेट पहनी थी, किसी ने कहा भगवा जैकेट पहन ले, बुलेट प्रूफ से ज्यादा बुलेट प्रूफ होगी। क्या हुआ? तीसरे दिन मर गया। किसने मारा? पुलिस ने मारा। कौन बचाता हुआ नजर आ रहा है? शासन प्रशासन उसी को डराते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी में इतनी फूट पड़ गई है, बस यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। तो यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ जब मिलेगा जब सत्ता से आप इन लोभियों को उखाड़ के फेंकेंगे, इन आतंकवादियों को उखाड़ के फेंकेंगे। ये बीजेपी प्लस आरएसएस की सरकार को अगर आप नहीं खदेड़ेंगे तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, सब मारे जाएंगे। अच्छा, अगर हम खामोश रहे तो सबका नंबर आएगा? सबका नंबर आएगा। अब आप देखिए ना मुसलमानों को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे किस तरह हमारे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पकड़ा गया। पहले क्या होता था? मुसलमानों को नहीं पकड़ते थे। पहले क्या जी, वो अंडरवर्ल्ड में मुसलमान काम करता, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब इन्होंने देखा हाय मुसलमान चुप नहीं रहता, फिर सिमी को बनाकर इन्होंने जितने भी मुस्लिम पढ़े लिखे नौजवान थे उनको उठा के पकड़ा। फिर इन्होंने मदरसों को टारगेट करा, फिर इन्होंने मस्जिदों को टारगेट करा, फिर कलाम पाक को टारगेट करा, फिर रसूल पाक को टारगेट करा। अब इन्होंने आरएसएस वालों ने सोचा कि मुसलमान से बड़ी बेगैरत कौम तो है ही नहीं, हम कुछ भी करें तो बोलते ही नहीं। अब इनके धर्म गुरुओं पर टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले किसको उठाया? उमर गौतम को उठाया, कौम चुप, हम तो बचे हुए हैं। उसके बाद मौलाना जहांगीर साहब को उठाया, कौम चुप। अब सबसे बड़े, ये दुनिया में सबसे बड़े हमारे मजहब के ठेकेदार माने जाते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कभी जबरन नहीं धर्म परिवर्तन कराया। तो उनको पकड़ने के बाद मुसलमान कौम आज भी चुप है। तो ये तो एक एक करके सब पे हमला है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अब से 700 के लगभग पंडितों को मार दिया गया। अभी आप देखिए अखाड़ा परिषद के कितने बड़े धर्मगुरु को मारा गया। क्यों मारा गया? उन्होंने मना कर दिया था अखिलेश को देने को, योगी को, कि मैं पैसा नहीं दूंगा इलेक्शन में। वो पैसा मांग रहा था, कैसे उसको टपका दिया, कोई बोला चुप, फाइल बंद हो गई। तो ये हल्के विकास दुबे केस में देखा गया कि इनकाउंटर भी किया। तो विकास दुबे को एनकाउंटर नहीं करा, विकास दुबे से पुलिस वालों का एनकाउंटर करवाया था। विकास दुबे को बता दिया था कि पुलिस से एनकाउंटर करने आ रही तो इनको मार दे। सारा योगी जी ने अपना असला पहुंचा दिया। अब योगी जी ने सोचा विकास दुबे तो पोल खोल देगा, तो विकास दुबे से कहा सरेंडर कर दे। उस बावले ने सरेंडर कर दिया। तो गाड़ी किस तरह पलटी, गाड़ी में किस तरह उसका एनकाउंटर, वो तमाम दुनिया ने देखा। तो उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ विकास दुबे जैसे गुंडे आतंकी लोग हैं, अदरवाइज वहाँ कोई विकास नहीं है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि रेप की घटनाओं पर कैसे रोक लगे और इस सरकार में क्या ये मुमकिन है?
रेप की घटनाओं में यहाँ तो लगी नहीं सकती रोक, अगर आप सिर्फ एक फार्मूला शरिया कानून लागू कर दीजिए। वैसे आप इस्लाम को बहुत गालियाँ देते हैं, देते रहिए, लेकिन इस्लाम का सिर्फ एक कानून मान लीजिए, अगर कोई रेप करता है तो उसको फांसी होगी और बहुत जल्दी होगी, सिर्फ एक कानून मान लीजिए। और आप देखिए अगर बैक टू बैक 6 फांसियाँ ऐसे हो जाती हैं, 7वीं फांसी भारत के खुद लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि यहाँ पर रेप भी होता था क्या, भारत में कभी रेप भी होता था, क्योंकि फांसी का प्रावधान नहीं है, सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसलिए जितने भी आरोपी हैं उनके हौसले बढ़े। और दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी में 55% बलात्कारी बैठे हुए हैं, तो ये कानून बना 55% आप बताओ। 55% बलात्कारी बैठे, हर आदमी तो बलात्कारी, कोई एक बता दो जिसका शजरा खुला। हमारे मोदी जी की सीडी कौन उठाई फिरता था? कपिल मिश्रा करता ना, क्या था उस सीडी में? सेक्स सीडी थी वो, जो मोदी जी किसी के साथ कर रहे संसद में थे, दिखाता ना, सीडी घुमाता था मोदी जी ने कहा इधर को आ जा, अपनी गोद में बिठा दिया, तो कपिल मिश्रा मोदी जी की सीडी उठाई फिरता था। तो जिस पार्टी का प्रमुख, जो हमारे भारत का अज्ञानी प्रधानमंत्री है, वो खुद करेक्टर लेस हो, जो शादीशुदा होकर कहे मैं कुंवारा हूँ, छड़ा हूँ और ना मालूम कितनी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका हो, उस पार्टी का क्या होगा? वो तो राम भरोसे ही चलेगी, और ये राम भरोसे ही चल रही है। थैंक यू हेमंत जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। लेकिन सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रेंगी है। हाथरस केस को भी 1 साल हो गया है, और संगम विहार की जो अभी हाल ही में सिविल डिफेंस की जो लड़की थी, उसको जो मारा गया मुस्लिम समुदाय से थी, उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया। कल जंतर मंतर पर मैंने उसके माँ बाप को जिस तरीके से रोते हुए देखा, मतलब वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। तो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये जो आग है ये उनके घर तक नहीं पहुंचेगी, तो ये बहुत भयानक सोच है, और इस सोच को ख़त्म करना होगा। जिस तरीके से अभी हम भारत में देख रहे हैं, चाहे वो रेप की घटनाएं हों, चाहे और तमाम जो घटनाएं हों, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है। लॉकडाउन में आपने देखा था कि एक महिला मिट्टी के बर्तन खा रही थी। तो इस स्थिति में हमारा देश पहुँच गया है। विश्वगुरु तो सपने में भी नहीं बन सकता, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे थे बहुजन सेंचुरी पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।